अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर टॉपिक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद द टॉपर और आज का टॉपिक है प्राइड एंड प्रेजुडिस। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो एक नॉवल है रिटन बाय जैन ऑस्टिन। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो आप लोगों ने सुना तो होगा प्राइड एंड प्रेजुडिस के बारे में, बिकॉज इट्स वेरी फेमस नॉवल ऑफ जैन ऑस्टिन। इसको कोर्सेज में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों की नॉवल रीडिंग हैबिट है वो इसको पढ़ते हैं। तो इट्स अ फेमस नॉवल। तो ये लिखी गई थी, इट वॉज रिटन फ्रॉम 1797 टू 1812 एंड इट वॉज पब्लिश इन 1813। तो जिस टाइम ये नॉवल लिखी गई थी और पब्लिश हो गई थी तब का लिटरली पीरियड था क्लासिसिज्म और रोमांटिसिज्म। इस टाइम पे जो है ना ये नॉवल लिखी गई थी, क्लासिक पीरियड और रोमांटिक एज में। तो क्लासिक पीरियड और रोमांटिक एज के बारे में अगर आप लोग को नहीं पता तो आप जाके पढ़ लीजिएगा, बट स्टिल रोमांटिसिज्म का एक थोड़ा सा ओवरव्यू देती चलूँ कि रोमांटिक पीरियड वो पीरियड था जब लोगों की थिंकिंग जो है वो चेंज हो गई थी। इससे पहले होता था कि जो नॉबल हैं, बादशाह हो गए, नाइट्स हो गए, उनके बहादुरी की कहानियाँ, किस्से, यही चीज़ें लिटरेचर में होती थी। लेकिन रोमांटिक मोमेंट के बाद ये हो गया कि कॉमन मैन पे भी फोकस होने लगा। ठीक है, लाजमी नहीं है कि नॉवल में, कहानियों में, पोम्स में जिसकी बात की जाए वो नाइट हो, वो नॉबल हो, कॉमन मैन भी हो सकते हैं। तो कॉमन मैन की बात की। दिस इज़ अ जनरल ओवरव्यू। ओके, तो ये नॉवल जो है दिस इज़ अ नॉवल ऑफ मैनर्स। ये एक मैनर्स की नॉवल है। जब नॉवल के अंदर भी जो ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, कुछ नॉवल्स फिक्शन की होती हैं, कुछ नॉवल्स एक्शन, फिक्शन, इसी तरह से रोमांटिक और बहुत सारी नॉवल की काइंड्स हैं। तो इनमें से ये जो नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, दैट्स अ नॉवल ऑफ मैनर्स। मतलब इसमें मैनर्स, सोसाइटी के मैनर्स की बात की गई है। इसकी जो सेटिंग है, मतलब जो जगह है, वो जगह नहीं कि जिस जगह बैठ के राइटर ने या ऑथर ने यह नॉवल लिखी है, नो, बट वो जगह जहाँ पे इसकी स्टोरी जो है वो हो रही है। ठीक है, वो जगह जहाँ पे इसका प्लॉट, जहाँ पे इस स्टोरी का प्लॉट चल रहा है, मतलब यह कि कहानी के अंदर कौन सी जगह है, कैरेक्टर्स किस जगह पे हैं। तो ये वो सारी जगहें हैं कि जहाँ पे नॉवल की सेटिंग है इंग्लैंड है। ठीक है, जनरल इंग्लैंड, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी जगह हैं, लंदन और ये सारी चीज़ें। तो इसको आप देख लें, याद करें, पढ़ लें, पेपर में आ जाए तो लिख लें। इसके अलावा क्लाइमैक्स नॉवल का तब आता है जब लिडिया और विक्रम के लिए सारे लोग उनको जो है ना ढूंढते हैं। ठीक है, लिडिया और विक्रम को ढूंढते हैं, काइंड ऑफ वहाँ पे ना कन्फ्यूजन टाइप का जब सीन आता है तो वहाँ पे जो है ना नॉवल का क्लाइमैक्स होता है। नॉवल के एंटागनिस्ट, देयर इज़ नो सिंगल एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट जो है वो प्रोटैगनिस्ट का उलट है। ठीक है, मतलब वो चीज़ जो कि नॉवल के अंदर नेगेटिवनेस पैदा करती है या फिर वो चीज़ जो कॉन्फ्लिक्ट को पैदा करती है। तो एंटागनिस्ट जो है वो नॉवल के अंदर कोई सिंगल एंटागनिस्ट नहीं है। लेकिन सिंस, प्राइड और प्रेजुडिस जो नॉवल के टाइटल के अंदर भी हमें मिलते हैं, तो प्राइड और प्रेजुडिस वो दो सिंस हैं जो कि इस नॉवल के अंदर एंटागनिस्ट का काम करते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन ऑमनिशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉवल को लिखा गया है। About the author, तो Jane Austen was seventh child of parish rector in the town Savington. Jane Austen जो थी वो अपने पेरेंट्स की सेवन्थ चाइल्ड थी। Her parents were members of English gentry, they remained relatively poor. इसके पेरेंट्स इंग्लिश जेंट्री के मेंबर्स तो थे, लेकिन फिर भी इनकी जो फैमिली कंडीशन थे वो रिलेटिवली पोर थे, मतलब इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, थोड़े से पोर। जेन ऑस्टिन प्रोड्यूस सम ऑफ इंड्यूरिंग मास्टरपीसेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। जेन ऑस्टिन ने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर के बहुत ज़्यादा मशहूर और मास्टरपीसेस जो है ना इस जेन ऑस्टिन ने प्रोड्यूस किए हैं, लिखे हैं, जिनके अंदर इनके नॉवेल्स आते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा एंड परसुएशन। तो ये उन नॉवेल्स के नाम हैं जो कि जेन ऑस्टिन ने लिखे हैं और जो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। हर नॉवेल्स वर पब्लिश्ड इन एनोनिमसली अंटिल आफ्टर हर डेथ। मतलब ये जब जिंदा थी और जब ये नॉवल लिखती थी तो इनकी जो नॉवेल्स थी वो इनके नाम से ही पब्लिश नहीं होती थी, एनोनिमसली पब्लिश होती थी। मतलब रीडर्स को पता नहीं चलता था पूरी तरह से कि नॉवल किसने लिखी है। लेकिन इनकी डेथ के बाद ये हो गया कि लोगों में ये चीज़ फैल गई, ये बात कि अच्छा ये वाली जो नॉवेल्स हैं वो जैन ऑस्टिन ने लिखी हैं। तो तब के बाद जब इनके नॉवेल्स को पब्लिश किया गया तो तब इसका नाम नॉवेल्स के साथ डाला गया, रखा गया। लेकिन इससे पहले जो है ना जब ये ज़िंदा थी तो इनके नॉवेल्स एनोनिमसली पब्लिश होते थे। Despite the fact that her books focus on intricate rituals of courtship and marriage among the British middle class, Austen herself remained single throughout her life, preferring the life of a writer over that of a wife and hostess. तो जब हम जैन ऑस्टिन के नॉवेल्स पढ़ते हैं तो उनमें हमें ये थीम ज़्यादा मिलता है, मतलब मैरिज का थीम हमें ज़्यादा मिलता है। मतलब ब्रिटिश के अंदर मिडिल क्लास की मैरिज का क्या थीम है, ठीक है, कोर्टशिप और रिचुअल्स, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। लेकिन जब हम इसकी रियल लाइफ को देखते हैं तो शी रिमेंड सिंगल थ्रू आउट हर लाइफ। ठीक है, पूरी ज़िंदगी ये सिंगल रही और उसने इस बात को प्रेफर किया कि वो एक राइटर बनी रहे, इससे कि वो किसी की वाइफ बने या फिर किसी की हॉस्टेस बने।
तो उनको ये ज़्यादा गवारा था कि वो राइटर ही के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारे बजाय इसके कि वो किसी की वाइफ बने और फिर हॉस्टेस बने. सो दिस इज़ द रीज़न शी रिमेन सिंगल थ्रू आउट हर लाइफ. सॉरी. ओके, आई शुड कंटिन्यू. अच्छा, ये हो गया. ओके, कैरेक्टर्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टर्स, तो ये कि नॉवल के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओनली 5 कैरेक्टर्स जो कि मैन कैरेक्टर्स हैं. एलिजाबेथ बेनेट, मिसेस फिट्स, विलियम डार्सी, मिस्टर एंड मिसेस बेनेट, जैन बेनेट एंड जॉन विकम. तो ये जो है ना नॉवल के मैन कैरेक्टर्स हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट देम. द फर्स्ट इज़ एलिजाबेथ बेनेट. एलिजाबेथ बेनेट जो है, शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल. प्रोटैगनिस्ट जो है वो एंटागनिस्ट का ऑपोजिट हो गया. ठीक है, प्रोटैगनिस्ट मतलब वो कैरेक्टर जो कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है, और नॉवल के अंदर पॉजिटिविटी प्रोटैगनिस्ट की वजह से आती है. सो एलिजाबेथ बेनेट इज़ द प्रोटैगनिस्ट एंड शी इज़ द नॉवल्स हीरोइन एंड शी इज सेकंड अमंग बेनेट सिस्टर्स. तो बेनेट सिस्टर्स 5 सिस्टर्स थी, तो उनमें से ये दूसरे नंबर पे आती थी, मतलब जो सबसे बड़ी है उसके बाद जो है ना एलिजाबेथ बेनेट थी. शी इज स्मार्ट एंड अट्रैक्टिव एंड शी प्राइड्स ऑन हर एबिलिटी टू एनालाइज अदर पीपल. तो एलिजाबेथ बेनेट की एक खुसूसियत ये है कि शी हैज़ द एबिलिटी टू एनालाइज अदर पीपल. ठीक है, दूसरे लोगों को देखना, उनको परखना, उनको जज करना और उनके बारे में जानना जो है वो एलिजाबेथ बेनेट की एक एबिलिटी है, जिस पे वो प्राउड करती हैं कि भाई मैं जो है ना किसी से मिल के या किसी से बात करके उनको एनालाइज कर सकती हूँ, उनको जज कर सकती हूँ या उनको जान सकती हूँ. इस बात पे वो प्राउड करती हैं. शी प्लेसेस लिटिल वैल्यू ऑन मनी एंड सोशल पोजीशन. ये ऐसी लड़की है कि जो कि पैसों को और सोशल पोजीशन को, दौलत को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस देती है तो किस चीज़ को देती है? पर्सनस इंडिपेंडेंस ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, कैरेक्टर को, उसके इंडिपेंडेंस को इंपॉर्टेंस देती है एंड पर्सनल वर्चू, और उस बंदे के वर्चूज़ को, उसके वर्चुअस लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है बजाय इसके कि पैसों और सोशल पोजीशन को इंपॉर्टेंस दे. शी इज़ ड्रॉन टू डार्सी बट शी resists him based on her own mistaken preconceptions about him. ठीक है, अच्छा मैंने अभी बताया कि शी हैज़ द एबिलिटी टू एनालाइज अदर पीपल. ये दूसरे लोगों को जज कर सकती है, लेकिन वो इस बात पे फ़ख्र भी करती है. तो उसके इस प्राइड की वजह से एक उससे फ्लॉ हो गया कि उसने डार्सी भी नॉवल का मेन कैरेक्टर है, तो वो डार्सी में इंटरेस्टेड तो थी. शी वॉज ड्रॉन टू डार्सी, लेकिन उसके गलत जजमेंट की वजह से ये हुआ कि शी रेजिस्ट हिम. ठीक है, उसने इसको रेजिस्ट कर लिया बिकॉज ऑफ हर प्राइड एंड हर मिस्टेक ऑफ जजमेंट. तो इन चीज़ों की वजह से शी रेजिस्टेड हिम, बट इस फैक्ट के बावजूद कि शी वॉज ड्रॉन टू डार्सी. ठीक है, तो शी वॉज ड्रॉन टू डार्सी. अब बात करते हैं कि डार्सी कौन है. मिस्टर फिट्स विलियम डार्सी इनका पूरा नाम है. ही इज़ द बिंगलेस क्लोजेस्ट फ्रेंड एंड brother of Georgiana, and he's the nephew of Lady Catherine de Bourgh. He's very wealthy, बहुत ज़्यादा अमीर है, अपर क्लास के हैं, and he's person of great integrity. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेग्रिटी वाले बंदे हैं, but his extreme class consciousness makes him appear vain and proud. लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्लास कॉन्शियस हैं. ठीक है, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं. तो जब हम नॉवल को पढ़ते हैं शुरू से, तो जब नॉवल का प्लॉट डेवलप हो रहा होता है तो हमें ये कैरेक्टर इस तरह का मिलता है कि वेन एंड प्राउड. ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने क्लास के बारे में, अपनी वेल्थ के बारे में प्राउड है, और वेन तरह का कैरेक्टर हमें दिखता है. फिर ये होता है कि ही फाइंड्स एलिजाबेथ अट्रैक्टिव. ठीक है, इनको एलिजाबेथ अट्रैक्टिव लगती है, इवन आइडियल, बल्कि इनकी आइडियल लड़की भी है एलिजाबेथ. बट इज क्लमजी इन एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग्स. लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता है बिकॉज ऑफ हिज प्राइड एंड हिज क्लास कॉन्शियसनेस. एलिजाबेथ्स harsh appraisal of him compels him to realize his behavior. ठीक है, लेकिन जब एलिजाबेथ जो है वो इसको अप्रेज करती हैं, इसको लुक डाउन करती हैं या फिर इसको रिजेक्ट करती हैं, क्योंकि डेफिनेटली वो पैसे को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती थी. तो वो जब इसको रिजेक्ट करती है तो तब जाके डार्सी जो है वो क्या करता है, अपने बिहेवियर को रीअसेस करता है. रीअसेस करने से मुराद है कि फिर जाके वो इस बात पे सोचता है कि व्हाट इज़ इन हिज बिहेवियर. ठीक है, ऐसी क्या चीज़ है उसके बिहेवियर में जो कि जिसकी वजह से एलिजाबेथ जो है वो उसको रिजेक्ट करती है. तो फिर उसके जो है ना रीअसेसमेंट ऑफ हिज बिहेवियर, इसकी वजह से ये हुआ कि हर डिसरिगार्ड फॉर मेयर सोशल रैंक टीचर्स हिम टू सी पीपल मोर फॉर हु दे आर रेदर दैन द स्टेटस. एलिजाबेथ की वजह से फिर जो है ना जब नॉवल आगे बढ़ती है, जब प्लॉट डेवलप हो रहा होता है, तो फिर डार्सी के अंदर चेंजिंग आती है. ठीक है, इसकी थिंकिंग में चेंजिंग आती है,
और वो चेंजिंग इस तरह से आती कि पहले क्लास कॉन्शियस था, लोगों को उनके क्लास, लोगों को जो है ना जज करते हुए उनके क्लास को देखता था। लेकिन फिर जब नावल के एंड तक हम जाते हैं तो फिर ये डार्सी का जो कैरेक्टर है उसमें ये वाली थिंकिंग आ जाती है कि ये क्या करता है, लोगों को उनका स्टेटस देख के नहीं, बल्कि उनकी अपनी फीलिंग्स, उनकी अपनी थिंकिंग्स, और मतलब बंदा जो है रियली उस चीज़ को देख के जो है ना लोगों को जज करे या लोगों को समझे, बजाय इसके कि उनके स्टेटस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। तो डार्सी का जो कैरेक्टर है दैट्स अ राउंड कैरेक्टर, क्योंकि इसमें चेंजेस आ गई, और चेंजेस जो है वो इसकी थिंकिंग में आ गई। ठीक है, पहले क्लास कॉन्शियस था, बाद में आके जो है ना ये रियलिस्टिक बन गया कि भाई बंदे की आदतें जो हैं, उसकी थिंकिंग जो है, इसको देखना चाहिए बजाय इसके कि उस बंदे के क्लास या फिर स्टेटस को देखना चाहिए। मिस्टर बेनेट जो है वो एलिजाबेथ बेनेट के फादर हैं। ही इट्स डिसर्निंग एंड वेल एजुकेटेड मैन, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और अच्छे बंदे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन इन्होंने एक गलत शादी की है, गलत औरत से शादी की है वी कैन से, और फिर इस वजह से दोनों थोड़ी सी ख़राबी आ जाती है इनकी फैमिली में। इस गुड हार्टेड पर्सन, ये बहुत ज़्यादा गुड हार्टेड हैं, लेकिन ये अपनी फैमिली से थोड़े से डिटैच रहते हैं, और एवरीथिंग इज़ अ जोक टू हिम लीड्स टू पोर जजमेंट। ठीक है, बिकॉज इसलिए कि वो अपनी फैमिली से डिटैच रहते हैं। तो जब लीडिया और विक्रम को सब ढूंढ रहे थे और नॉवल का क्लाइमेक्स चल रहा था, तो वहाँ पे जो इन्होंने एक पोर जजमेंट बनाई थी, वो इसलिए क्योंकि अपनी फैमिली से ये डिटैच रहते थे। मिसेस बेनेट जो है वो एलिजाबेथ बेनेट की मदर हैं और मिस्टर बेनेट की वाइफ हैं। ये एक गिरी और फ्रेवलस वुमेन है, मतलब ऐसी वुमेन जिनकी मतलब होता है ना कि फ़िक्र, जिनका ख्याल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, पुख्ता होता है, इस तरह का नहीं था। और ये जो है ना, क्योंकि ये एजुकेटेड नहीं थी, तो ये इतनी एजुकेटेड नहीं थी, जिसकी वजह से इनकी थिंकिंग जो है ना वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और फिर इनको ये लगता था कि पर्पज़ इन लाइफ सीम्स टू बी गॉसिपिंग एंड मैरिंग ऑफ हर 5 डॉटर, मतलब इसकी ज़िंदगी जो है वो गॉसिप करने और अपनी बेटियों की शादी करने के गिर्द ही घूमती है। इसकी ज़िंदगी में जो है ना कोई ख़ास तरह के पर्पजेज़ या कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस गॉसिप करना। और ये जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है वो है इसकी जो 5 बेटियां हैं उनकी शादी करना, सिर्फ शादी ही नहीं करना बल्कि अमीर बंदों से शादी करना। तो ये इस तरह की इसकी थिंकिंग है। She lacks any awareness of her vulgar conduct and embarrasses Elizabeth and Jane to know, and Elizabeth और Jane को जो है ना ये embarrass करती हैं, और मतलब ये इस तरह की बंदी है कि उसका जो वल्गर एक्ट है, जो वो गलत काम कर रही है, उसको उस चीज़ की अवेयरनेस भी नहीं है, उसको मतलब उसको पता भी नहीं लग रहा होता है कि ये गलत कर रही है। इस तरह की विमेन है। और जेन ऑस्टन ने इस कैरेक्टर को जो है ना नावल के अंदर डालते हुए हमें ये बताने की कोशिश करी है कि जब वुमेन को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो फिर माशरे का या फैमिली का या फिर उस वुमेन के खुद की थिंकिंग क्या हो जाएगी। तो एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए भी ये कैरेक्टर जो है ना बनाया गया है, डेवलप किया गया है। Her behavior depicts what can happen to women when they lack in education and the ability to think for themselves। तो यहीं के जब women को एजुकेशन नहीं मिलती है तो वो उनकी थिंकिंग जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। जेन बेनेट जो है वो एलिजाबेथ बेनेट की बहन है, बड़ी बहन। द ओल्डेस्ट ऑफ बेनेट सिस्टर्स, 5 जो बहनें हैं उनमें से सबसे बड़ी हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल, स्वीट टेम्पर्ड एंड मॉडेस्ट। ये ब्यूटीफुल हैं, स्वीट टेम्पर्ड हैं और मॉडेस्ट भी हैं। इसका सॉल फॉल्ट, मतलब इसकी गलती ये होती है कि शी रिफ्यूजेस टू थिंक बैडली ऑफ एनीवन, मतलब किसी के बारे में भी गलत नहीं सोचती है, हर शख्स के बारे में सही सोचती है। तो ये इसकी जो है ना गलती है, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है हमें भी नहीं करना चाहिए। शी इज़ क्विक टू डिफेंड समवन व्हेन एलिजाबेथ सस्पेक्ट्स देम ऑफ हैविंग शॉर्ट कमिंग। जब एलिजाबेथ मतलब किसी के बारे में बताती है कि उनमें कोई शॉर्ट कमिंग है, तो जेन बेनेट क्या करती है, फ़ौरन से उनको डिफेंड करती है। मतलब हर शख्स को, हर तरह के बंदे को क्या करती है, ये उनके बारे में बैडली नहीं सोचती है, अच्छा सोचती है। जॉर्ज विक्रम जो हैं वो एक ऑफिसर हैं इन लोकल मिलिट्री रेजिमेंट। ये जो है ना एक ऑफिसर हैं लोकल मिलिट्री रेजिमेंट में। एंड ही अपीयर्स टू बी वेरी मॉडल ऑफ अ जेंटलमैन इन रियल, मतलब ये खुद को ऐसा शो करता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक मॉडल है, एक जेंटलमैन है, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक लायर है, झूठा है, हाइपोक्रिट है एंड अपॉर्चुनिस्ट। ऐसा बंदा जो कि मौके से फ़ायदा उठाता है, अपॉर्चुनिस्ट, तो इस तरह का बंदा है। लेकिन ये शो ऑफ कुछ और करता है कि भाई मैं जेंटलमैन हूँ, लेकिन अगर हम देखें तो ये एक लायर और हिपोक्रिट है। He thinks nothing of ruining a young woman's reputation, मतलब उसको ये चीज़ भी नॉर्मल लगती है कि वो किसी यंग वुमेन की रेपुटेशन को ख़राब करे, इस तरह का बंदा है। बट ही इज़ मोर कंसर्न विद पेइंग ऑफ हिज मैसिव गैम्बलिंग डेब्ट्स। ठीक है, इस पर जो कर्जे हैं
उनको चुकाने के पीछे पड़ा रहता है। तो इस तरह का कैरेक्टर है जॉर्ज विकहैम का। अच्छा, तो नॉवल के अंदर सैम्बल्स क्या यूज़ किए गए हैं? सैम्बल मतलब जो चीज़ किसी और चीज़ को सैम्बलाइज करती है, ठीक है। जैसे कि हाउसेस का सैम्बल यूज़ किया गया है जेन ऑस्टिन के नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस में। हाउसेस का सैम्बल कुछ इस तरह से कि अ स्मॉल स्केल होम लाइक बैनेट्स इज़ प्रेजेंटेड एज सूटेबल, ठीक है। जेन ऑस्टिन ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि बैनेट का जो घर है स्मॉल स्केल, ठीक है, बहुत ज़्यादा आलीशान, बहुत बड़ा नहीं है, मतलब नॉर्मल घर है, तो ये जो है ना एक सूटेबल घर है। और फिर ये चीज़ नॉवल के अंदर हमें नज़र आती है कि लार्जर मैनर्स लाइक बिंगलेज एट नेदरफील्ड शोकेस फॉर देयर ऑनर्स इनॉर्मस वेल्थ एंड आर सिंबल्स ऑफ सोशल प्रेस्टीज, ठीक है। फिर नॉवल के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है कि जो बड़े बड़े घर होते हैं, बेंगलॉस होते हैं, वो जो है ना उनके जो ऑनर्स हैं उन्हीं को सिंबलाइज करते हैं। मतलब जिस बंदे का घर जिस तरह का है तो वो घर जो है ना उस बंदे को सिंबलाइज करता है। तो इस तरह से जो है ना सिंबल को यूज़ किया है जेन ऑस्टिन ने। Elizabeth's reaction on first seeing Pemberley and her imagining how it would be to live there illustrates that even her calm, cool sense of detachment is out by the beauty and size of the estate. मतलब पेम्बरले जो है वो डार्सी का घर है, ठीक है, मतलब उसकी मलकियत है। तो पेम्बरले में जब एलिज़ाबेथ पहली दफ़ा उसको देखती है तो मतलब एलिज़ाबेथ वो लड़की जो कि पैसे को ज़्यादा अहमियत नहीं देती है, इवन वो भी जो है ना ये इमेजिन करती है कि इस बड़े और इस आलीशान घर में रहना कितना अच्छा होगा, कितना मज़ा आएगा। तो ये चीज़ जो है ना हाउस इस चीज़ को सिंबलाइज करती है। हाउसेज एंड स्टेट्स फंक्शन इज़ द आउटवर्ड साइंस ऑफ देयर ऑनर्स इनवर्ड कैरेक्टर। मतलब कोई बंदा है, वो जो है ना किसी घर का ऑनर है, तो वो जो घर है वो इस चीज़ को सिंबलाइज करती है कि उसके ऑनर का इनवर्ड कैरेक्टर किस तरह का है। तो घर जो है वो ऑनर्स के इनवर्ड कैरेक्टर को सिंबलाइज करती हैं। और फिर जो है ना पेम्बरले, मैंने बताया कि पेम्बरले जो है वो डार्सी का घर है, तो डार्सी का इस्टेट है। और ये जो है ना नॉवल की ज़्यादातर सेटिंग जो है वो इस जगह पे है। तो लिटरली एंड फिगरेटिव एज ए जियोग्राफिक सिंबल ऑफ द मैन हु ऑन्स इट, ठीक है। डार्सी तो एक लिटरल कैरेक्टर है, लेकिन पेम्बरली जो है वो जियोग्राफिकल जो जगह है वो क्या करती है, डार्सी को सिंबलाइज करती है। तो हाउसेस का जिस तरह से मैंने बताया था कि वो किस तरह सिंबलाइज करती हैं, तो पेम्बरली भी डार्सी को सिंबलाइज करता है। और फिर ये कि एलिज़ाबेथ जब इस जगह को पहली दफ़ा विज़िट करती है तो वो उसको ये जगह पसंद आती है। और नॉवल के प्लॉट में ये होता है कि उसी टाइम पे वो जो है ना डार्सी भी उसको पसंद आने लगता है। तो यहाँ पे जो है ना इनके दरमियान ये सिंबलाइज होता है। और फिर शी इज़ इंचेंटेड बाई इट्स ब्यूटी एंड चार्म। इस घर के, इस स्टेट के ब्यूटी और चार्म से ये इंचेंट हो जाती है, इसको अच्छा लगता है। एंड बाय द पिकरिस कंट्री साइड जस्ट एज शी विल बी चार्म्ड। और इसी तरह से डार्सी से भी वो चार्म्ड हो जाती है जिस तरह उसके स्टेट से हो जाती है, उसके घर से हो जाती है। थीम्स क्या है इस नावल के? प्राइड एंड प्रेजुडिस। नावल का जो नाम है ना उसके अंदर के जो दो वर्ड्स हैं प्राइड और प्रेजुडिस, दोनों ही नावल के बहुत बड़े थीम्स हैं, ठीक है, मेन थीम्स हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड मतलब फ़ख्र करना, ठीक है, गुरूर करना। सो प्राइड ब्लाइंड्स एलिज़ाबेथ जो है वो अपनी एबिलिटी पे प्राइड करती है, जो कि क्या करता है, इट ब्लाइंड्स एलिज़ाबेथ, ये एलिज़ाबेथ को अंधा बनाता है टू जज पीपल लाइक डार्सी। एलिज़ाबेथ और डार्सी दोनों ही जो है ना प्राइड का शिकार हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के लिए अपने ट्रू फीलिंग्स को शो नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्राइड। टेक सो मच प्राइड इन हर एबिलिटी। जो एलिज़ाबेथ हैं वो अपनी एबिलिटी, दूसरों को जज करने की जो एबिलिटी है उस पर बहुत ज़्यादा प्राइड करती हैं, बहुत फ़ख्र करती हैं। और इतना कि अगर उसके सामने मतलब हकीकत खुल के सामने आ जाए फिर भी वो अपनी मतलब ये कहती है, इस जिद पे कायम रहती है कि मुझे जो लगा था वो सही था। मतलब इतना ज़्यादा वो प्राइड करती है। शी डिस्पाइजेज द गुड हार्टेड डार्सी फॉर सो लॉन्ग। मतलब डार्सी को वो जो है ना डिस्पाइट करती है, उसको लुक डाउन करती है, उसको ये लगता है कि डार्सी जो है वो वर्थलेस है। वो क्योंकि उसमें प्राइड है कि भाई मैं लोगों को जज कर सकती हूँ तो मैं सुपीरियर हूँ, इस तरह की उसके अंदर प्राइड आता है। बट इनिशली एडमायर्स द लाइंग विकहैम। लेकिन विकहैम को वो जो है ना एडमायर करती है। यहाँ पे जो है इसका फॉल्ट आता है कि लोगों को जज करने में भी इसके अंदर गलती है, लेकिन फिर भी वो इस बात पे जो है ना प्राउड फील करती है। विद द प्रॉपर मॉरल अपब्रिंगिंग वन में ओवरकम प्राइड टू लीड अ लाइफ ऑफ डिसेंसी एंड काइंडनेस। मतलब जेन ऑस्टिन ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर हम प्रॉपर मॉरल अपब्रिंगिंग करें, मतलब हम अपने मॉरल्स को ठीक करें, तो प्राइड जो हमारे अंदर है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं, मतलब उसको ठीक कर सकते हैं।
इन द एंड द टू लवर्स आर एबल टू ओवरकम देयर प्राइड बाय हेल्पिंग ईच अदर से देयर रिस्पेक्टिव ब्लाइंड स्पॉट्स। फिर नॉवल के आखिर में ये होता है कि दोनों ही अपने प्राइड को ओवरकम करते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दोनों ही जो है ना लव पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि अपने प्राइड को लेके किसी को डिस्टेंड करें। प्रेजुडिस जो है, प्रेजुडिस मीन्स कि दूसरों को जज करना बेस्ड ऑन प्री कंसेप्शंस, ठीक है, मतलब खुद से ही प्री कंसेप्शन लगा के दूसरों को जज करने को कहा जाता है प्रेजुडिस। तो नॉवल के अंदर जो प्राइड थीम है उसके साथ साथ प्रेजुडिस भी इट गोज़ हैंड इन हैंड विद प्राइड, ठीक है, ये उसके साथ साथ ये थीम भी चल रहा होता है, ऑफन लीडिंग इट्स हीरोइन एंड हीरोइन टू मेकिंग रॉन्ग एजम्पशंस। तो प्राइड और प्रेजुडिस की वजह से नॉवल के जो हीरो और हीरोइन है उनको ये होता है कि वो रॉन्ग एजम्पशंस बनाते हैं, ठीक है, उनको गलत डिसीजंस और गलत एजम्पशंस बनाते हैं। फॉल्टिंग समवन एल्स फॉर प्रेजुडिस इज़ ईजी वाइल रिकग्नाइजिंग इट इन योर सेल्फ इज़ हार्ड। ये बताने की हमें कोशिश की गई है नॉवल में कि दूसरों के अंदर किसी गलती की वजह से या फिर किसी गलती को फाइंड करके उनको प्रेजुडिस करना, उनको जज करना ईजी है, लेकिन खुद के अंदर की गलतियाँ, खुद के अंदर को फोकस करना और सेल्फ असेसमेंट करना जो है ना वो मुश्किल है। प्रेजुडिस इन द नॉवल इज़ प्रेजेंटेड एज अ स्टेज इन अ पर्सनस मॉरल डेवलपमेंट। प्रेजुडिस जो है उसको नॉवल के अंदर एक ऐसे स्टेज के तौर पे बताया गया है कि जो पर्सन के मॉरल डेवलपमेंट में आता है, ठीक है, यानी कि अगर हम अपने मॉरल डेवलपमेंट की राह पे गामजन रहते हैं, अगर हम खुद को मॉरली डेवलप करते रहते हैं तो फिर ये फेज़ जो है वो गुजर जाता है, हम प्रेजुडिस को भी ओवरकम कर सकते हैं विद आवर मॉरल डेवलपमेंट। फैमिली का जो थीम है वो भी इस नॉवल के अंदर हमें मिलता है, फॉर्म्स द इमोशनल सेंटर ऑफ द नॉवल, ठीक है, फैमिली वो थीम है जो कि नॉवल के अंदर इमोशनल सेंटर पैदा करती है, मतलब फैमिली के अंदर जो इमोशनल अटैचमेंट होती है वो सारी चीज़। सोशल रैंकिंग ऑफ फैमिली डिटर्मिन्स हाउ सक्सेसफुल दे मे रीजनेबली एक्सपेक्ट टू बी इन लेटर लाइफ। मतलब ये चीज़ बताने की कोशिश की है कि बंदा जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसको देख के हमें ये बात पता लगती है कि वो बाद में जाके लेटर लाइफ में किस तरह का होगा, ठीक है, अगर उसकी फैमिली अच्छी है तो वो बाहर जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अच्छा होगा और अगर नहीं तो बाहर जाके भी जाहिर सी बात है उसकी लेटर लाइफ में भी उसी तरह के कंडीशंस होंगे। तो हाउ इंडिविजुअल कैरेक्टर इज मोल्डेड विद इन द फैमिली बाय प्रेजेंटिंग जेन एंड एलिजाबेथ एज मेच्योर इंटेलिजेंट एडल्ट्स एंड लिडिया एज हैप्पीलेस फूल। मतलब फिर ये भी बात बताने की कोशिश की है कि मतलब 5 जो सिस्टर्स हैं, बेनेट सिस्टर्स, वो सारी एक ही फैमिली से हैं, लेकिन जेन और एलिजाबेथ जो हैं वो मैच्योर और इंटेलिजेंट सिस्टर्स हैं, लेकिन लिडिया जो है वो हेल्पलेस फूल और बेवकूफ़ तरह की ना सिस्टर हैं। तो ये भी थीम बताया गया है कि फैमिली के अंदर जो है ना किस तरह से कैरेक्टर्स मोल्ड होते हैं, इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स, फूल कैरेक्टर्स, हैप्पी कैरेक्टर्स या फिर हैप्पलेस कैरेक्टर्स, ये सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो एक ही फैमिली के अंदर आ सकते हैं। Friction between Elizabeth and her mother, and on the other hand, and the sympathy she shares with Mr. Bennet on the other, illustrate the emotional spectrum that colors the family's overall character, ठीक है, मतलब एलिजाबेथ जो थी उनका अपने फादर के साथ जो सिंपैथी थी और उनके मदर के साथ जो था फ्रिक्शन, उनकी अटैचमेंट वगैरह जो थी, इससे हमें ये बात पता लगती है कि इमोशनल स्पेक्ट्रम कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब इन्होंने यहाँ पे एक अच्छी बात करी है कि इमोशनल स्पेक्ट्रम दैट कलर्स द फैमिलीज ओवरऑल कैरेक्टर, मतलब इमोशनल कनेक्टेडनेस जो है वो फैमिली के अंदर वो एक ऐसी चीज़ है जो कि फैमिली के कैरेक्टर को कलर करती है, मतलब उसके अंदर कलर्स ऐड करती है या खूबसूरत बनाती है। तो फैमिलीज़ के अंदर की जो इमोशनल कनेक्टेडनेस है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द नॉवल। एलिजाबेथ्स ऑन्ट एंड अंकल शो हाउ द फैमिली वर्क्स इन एन एक्सटेंडेड सेंस, यानी कि इस नावल के अंदर होता है कि एलिजाबेथ के जो आंट और अंकल हैं वो फिर जो है ना जब ये फैमिली क्राइसिस में होती है या स्ट्रेस में होती है तो आके जो है इस फैमिली की मदद करते हैं। तो इससे भी हमें पता लगता है कि सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली ही नहीं बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली जो है, अंकल आंट वगैरह जिस फैमिली आते हैं वो फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे स्ट्रेस के टाइम पर जो है ना इस फैमिली से हमें हेल्प मिलती है। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि फैमिली की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली यानी कि सिर्फ घर की माँ बाप और बच्चों की फैमिली ही नहीं बल्कि एक्सटेंडेड फैमिली भी जिसमें हमारे आंट अंकल आते हैं, जिस तरह से इस नॉवल में इनके आंट और अंकल ने आके इनके स्ट्रेस में हेल्प किया। मैरिज का कंसेप्ट, the inequality that governs the relationship between men and women and how it affects women's choices and options regarding marriage। मतलब इस नॉवल के अंदर एक थीम है मैरिज, ठीक है। तो मैरिज के थीम को लेके ये बात जो है ना ज़्यादा जाहिर लगती है नॉवल में कि इनइक्वालिटी, ठीक है, मतलब रिलेशनशिप्स और शादी में जो है ना इनइक्वालिटी होती है बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब वुमेन्स की चॉइसेस से रिलेटेड और फिर उनकी मैरिज से रिलेटेड जो है ना मैन और वुमेन के अंदर बिल्कुल भी इक्वालिटी नहीं है। वो किस तरह के
ऐसी दुनिया है ये कि वेयर a world in which choices for individuals are very limited, based almost exclusively on family, social rank and connections. मतलब जब शादी और रिलेशंस की बात आती है तो यहाँ पे कहा है कि शादी के लिए बहुत लिमिटेड चॉइसेस होते हैं लोगों के बारे में, लोगों के पास, और वो लिमिटेड चॉइसेस भी किस चीज़ पे बेस करती हैं? फैमिली, सोशल रैंक, ठीक है। अच्छा, फैमिली, उसकी फैमिली जो है वो अपर क्लास से है तो उस रिलेट से उसकी शादी होगी। अगर उसकी फैमिली मिडिल क्लास या लोअर क्लास से है तो फिर उस मुताबिक से। तो टू बी अ वुमेन मीन्स हैविंग इवन लेस चॉइसेस, मतलब मेन से भी वुमेन के लिए इवन लेस, उससे भी कम चॉइसेस होते हैं कि अबाउट होम टू मैरी और हाउ टू डिटर्मिन द शेप ऑफ वंस लाइफ, मतलब किससे शादी करनी चाहिए, हु टू मैरी, और अपनी ज़िंदगी कैसे बनानी चाहिए, इसके बारे में वुमेन के लिए बहुत लिमिटेड चॉइसेस होते हैं। The way that society controls and weakens women helps to explain in part Mrs. Bennet's hysteria about marrying of her daughters. जिस तरह नॉवल के अंदर मिसेस बेनेट जो है वो जो है ना इस बात के बारे में ज़्यादा कॉन्शियस है कि उनकी बेटियों की शादी हो, और शादी जो है ना अमीर बंदों से हो, ऐसे बंदों से हो जो अपर क्लास से बिलोंग करते हों, जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो। तो ये जो है ना हमारी सोसाइटी को डिपिक्ट करता है उस टाइम की, या हमारी कहें तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये चीज़ सिमिलर है। तो ये जो है ना ये बात बताती है कि विमेन जो हैं, मतलब शादी को विमेन का वाहिद तरीका समझा जाता है कि जिसके मुताबिक, जिसके ज़रिए जो है ना विमेन अपने वेल्थ को शो करे, ठीक है। अगर किसी वुमेन की शादी अमीर बंदे से हुई है वो तो मतलब शी इज़ वेल्दी, नहीं अगर किसी ऐसे बंदे से हुई जो ज़्यादा अमीर नहीं है तो फिर उसको उसी नज़र से देखा जाता है सोसाइटी में। लेकिन हमें ये बात बताने की कोशिश करी है कि वाई सच मैरिजेज मस्ट ऑलवेज इन्वॉल्व प्रैक्टिकल एंड फाइनेंशियल कंसिड्रेशंस, मतलब शादी के मामले में सिर्फ फाइनेंशियल कंसिड्रेशन ही क्यों लेनी चाहिए, सिर्फ पैसे और दौलत को ही क्यों देखना चाहिए। मैरिज इज़ बेसिकली देयर ओनली ऑप्शन फॉर अटेनिंग वेल्थ एंड सोशल स्टैंडिंग, ठीक है। फिर जब ये नॉवल लिखी गई थी उस टाइम पे फिर हेरिटेज भी नहीं मिलता था इन लड़कियों को अपने घर से, तो मतलब शादी जो है वो वाहिद ऑप्शन था कि जिसके ज़रिए वुमेन वेल्दी बन सकती थी। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे अपर क्लास से शादी का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा इस नॉवल के अंदर ऐड किया गया है। ऑस्टेन इज़ ऑल्सो क्रिटिकल ऑफ वुमेन हु मैरी सॉली फॉर सिक्योरिटी, मतलब उन वुमेन को भी क्रिटिसाइज़ किया है जो कि पैसे के लिए शादी करती हैं, और उन वुमेन को भी क्रिटिसाइज़ किया है जो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए शादी करती हैं, मतलब खुद पे उनको एतबार नहीं होता है या फिर खुद के बारे में वो सिक्योर नहीं होते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए जो शादी करते हैं उन पे भी क्रिटिसाइज़ किया है, जैसे कि कैरलेट का कैरेक्टर है नॉवल के अंदर। तो यहाँ पे जो है ना जेन ऑस्टन का आइडियल कैरेक्टर कौन सा है? एलिजाबेथ का है, जो कि खुद की सिक्योरिटी के लिए भी नहीं मैरिज करी है, जो कि पैसे और जो है ना सोशल स्टेटस को देख के भी शादी नहीं कर रही है, लेकिन शी मैरीज फॉर हर लव, वो अपने लव के लिए और अपने कंफर्ट के लिए शादी करी है। सो दिस इज़ द आइडियल कैरेक्टर ऑफ द राइटर जेन ऑस्टन। और क्लास का मैं शुरू से बताती आ रही हूँ कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, तो क्लास का जो थीम है वो भी इस नॉवल के अंदर हमें ज़्यादा नज़र आता है, और नॉवल के अंदर जो है ना सोसाइटी के क्लास सिस्टम पे क्रिटिसाइज़ किया गया है। पीपल लाइक लेडी कैथरीन हु आर overly invested in their social position are guilty of mistreating other people, मतलब लेडी कैथरीन जो हैं उस तरह से इस कैरेक्टर को लेते हुए जो हमारी सोसाइटी पे क्रिटिसाइज़ किया है कि ऐसे लोग जो अपने सोशल पोजीशन को ज़्यादा लेके कॉन्शियस होते हैं या सोशल पोजीशन को ज़्यादा देखते हैं, वो फिर लोगों को क्या करते हैं? मिसट्रीट करते हैं। Mr. Collins and the scheming Caroline are depicted as thoroughly empty, their opinions and motivations completely defined by the dialects of the class system, मतलब मिस्टर कॉलिन्स और कैरोलिन जो है ये नॉवल के कैरेक्टर्स हैं, तो इनके थॉट्स जो हैं वो एम्प्टी हैं, ठीक है, उनका अपना कोई नज़रिया वगैरह नहीं है, लेकिन मतलब ये जो भी बोलते हैं या जो भी करते हैं वो अपने क्लास सिस्टम को देख के करते हैं, ठीक है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। Bingley is someone from the upper class who wears his position lightly and gallantly. बिंगले जो है वो ऐसा बंदा है जो कि अपर क्लास से है लेकिन अपने क्लास को लेके ज़्यादा नहीं करता है, ठीक है, अपने पोजीशन को लाइटली लेता है, मतलब हर जगह मैं अपर क्लास से हूँ, मैं अपर क्लास से हूँ, मैं अमीर हूँ, इस तरह नहीं करता है, बल्कि अपने पोजीशन को लाइटली लेता है। गार्डिनर्स रिप्रेजेंट द ऑनेस्ट, जनरस एंड इंडस्ट्रियस मिडल क्लास एंड आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू बी वेल्दी विदाउट बीइंग प्रिटेंशियस, मतलब गार्डनर्स का जो कैरेक्टर है ये जो है ना एक आइडियल काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि इस कैरेक्टर को लेते हुए हमें ये बताया गया है कि हाउ टू बी वेल्दी विदाउट बीइंग प्रिटेंशियस, मतलब ये कैसे हो कि हम लोग वेल्दी हों तो भी हम जो है ना उस तरह से ट्रीट नहीं करें, उस तरह का बिहेवियर नहीं रखें जिस तरह बाकी लोग अपने पैसे को लेके उस पर गुरूर करके या फिर
दूसरों को अंडर एस्टिमेट करके करते हैं। तो ग्रैडिनर्स ऐसे नहीं है, दे आर वी कैन से के आइडियल। फिर डार्सी जो है इज प्राइमरी एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टिन्स आइडियल हाई क्लास जेंटलमैन। डार्सी जो है वो ऑस्टिन का यानी कि राइटर का आइडियल हाई क्लास जेंटलमैन है, जो अपर क्लास से बिलोंग करता हो। इस तरह का आइडियल कैरेक्टर डार्सी है। क्यों? क्योंकि अपर क्लास से भी है, लेकिन नॉवल के आखिर में इसकी थिंकिंग चेंज हो गई, तो फिर ये जो है ना लोगों को उनके क्लास को देख के जज नहीं करता, बल्कि उनके आइडियाज़ और आइडियोलॉजीज़ को देखता है। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ऑस्टिन्स आइडियल जेंटलमैन। Though originally he seems to be an arrogant and selfish snob, as the novel progresses, it becomes clear that he is capable of change. ठीक है, इसमें चेंज आता है और ये बाद में अच्छा बन जाता है। की रोल इन हेल्पिंग अनग्रेटफुल लिडिया आउट ऑफ हर क्राइसिस। जब लिडिया क्राइसिस में थी तो तब जो है ना डार्सी ने आके हेल्प किया था। और फिर मैरिज ऑफ डार्सी एंड एलिजाबेथ शेयर देयर क्लास रिस्ट्रिक्शंस while rigid do not determine one's character and that love can overcome all obstacles including class। जब डार्सी और एलिजाबेथ की आखिर में शादी हो जाती है तो इससे हमें ये बात पता लगती है कि क्लास रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, अपर क्लास लोअर क्लास, इनकी जो बाउंड्रीज है और रिस्ट्रिक्शंस है, चाहे जितनी भी मजबूत हों, जितनी भी रिजिड हों, लव जो है वो क्या करती है, इन सब ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करती है, उन सब ऑब्स्टेकल से जीत जाती है, इंक्लूडिंग क्लास। मतलब क्लास बाउंड्रीज और क्लास रिस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म हो जाती हैं जहाँ पे लव होता है। ये डार्सी और एलिजाबेथ की शादी के ज़रिए हमें बताया गया है इस नावल में। दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड जाते जाते मैं फिर से आपको याद दहानी कराती चलूँ कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।